नमस्कार, राज्यसभा टेलीविज़न में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं दुनिया भर के हालात पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सारा जहां। आज हम बात करेंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे की, दिखाएंगे इंडोनेशिया कैसे धुंध से है बेहाल और बताएंगे कौन उठा रहा है ओबामा की पश्चिम एशिया नीति पर सवाल। लेकिन सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियाँ। चीन भारत में करेगा $2 बिलियन का निवेश, दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते सुधरने को लेकर कई करार। अमेरिकी कांग्रेस ने सीरियाई विद्रोहियों को सैनिक सहायता देने पर लगाई मुहर, ओबामा की पश्चिम एशिया नीति पर ईरान ने उठाए सवाल। स्कॉटलैंड बना रहेगा ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा, जनमत संग्रह में आज़ादी समर्थकों को मिली बड़ी हार। और इंडोनेशिया के जंगलों में लगी आग, बेकाबू धुएं से जनजीवन अस्त व्यस्त, सिंगापुर में भी प्रदूषण की मार। और आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से जुड़ी खबर से। शी जिनपिंग ने भारत दौरा किया तो उनकी नज़र कूटनीतिक रिश्ते सुधारने के साथ साथ भारत से आर्थिक रिश्ते मजबूत करने पर भी थी। चीनी राष्ट्रपति के इस दौरे से दोनों देशों को क्या कुछ हासिल हुआ, जानने के लिए आइए देखते हैं रिपोर्ट। शी जिनपिंग ने अपनी भारत यात्रा में व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। चीनी राष्ट्रपति ने भारत में $2000 करोड़ के निवेश का भरोसा दिलाया। चीन भारत में शहरी विकास, रेल, संचार और ढांचागत सुधार से जुड़ी योजनाओं में पैसा लगाएगा। इसके अलावा दोनों देश सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते सुधारने पर भी रजामंद हुए हैं। 5 साल में $20 बिलियन की चाइनीज इन्वेस्टमेंट कराने का कमिटमेंट भी किया है। यह आर्थिक संबंधों का एक न्यू चैप्टर है। दुनिया की कुल आबादी में इन दोनों देशों की हिस्सेदारी करीब 36% है। दोनों मुल्कों का कुल क्षेत्रफल करीब 1,30,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जो एशिया की कुल जमीन का तकरीबन 30% है। 2013 में दोनों देशों की कुल जीडीपी करीब $11 लाख करोड़ थी, जो एशिया की कुल अर्थव्यवस्था का आधे से ज्यादा है। लेकिन दोनों देशों का बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबी विवादित सीमा रेखा है। सीमा विवाद के अलावा तिब्बत का मुद्दा है, जो दोनों मुल्कों के बीच खटास पैदा करता रहा है। For 1950, you see the whole northern border really peaceful, no single soldier. So Tibetan problem also India's problem. So you see, sooner or later, you see, you have to solve these problems. हालांकि दोनों देशों ने जिनपिंग के दौरे को विवादित मुद्दों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन सीमा पर चीनी सैनिकों के दखल और दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों के प्रदर्शन की वजह से कूटनीति खुद ब खुद एजेंडे में आ गई। इससे जाहिर है कि अच्छे रिश्तों के लिए पहले दोनों देशों को आपसी विवाद सुलझाने होंगे। अगर विवाद निपटा लिए जाएं, तो एशिया के ये 2 बड़े पड़ोसी देश दुनिया जीत सकते हैं। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। भारत और चीन 2 मजबूत पड़ोसी हैं जिनके आपसी रिश्ते काफ़ी उतार चढ़ाव बढ़ रहे हैं। क्या दोनों देश जिनपिंग के इस दौरे के बाद पिछली बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकेंगे? क्या दोनों देशों को विवादित मुद्दे किनारे रख देने चाहिए और सिर्फ व्यापार पर ध्यान देना चाहिए? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिन पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं एम्बेसडर लखनलाल मेहरोत्रा, जिनका विदेश सेवा में लंबा अनुभव रहा है। आप चीन में भारत के राजदूत भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है लखनलाल मेहरोत्रा साहब आपका। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपका जो अनुभव है चीन के साथ, आपने भारत के रिश्ते बेहतर बनाने में काम भी किया है, बावजूद इसके हालात दोनों देशों के ऐसे रहे हैं कि जिसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। आज भी बहुत सारे विवादित मुद्दे हैं। अरुणाचल प्रदेश को चीन भारत का हिस्सा नहीं मानता, बॉर्डर डिस्प्यूट है, रोज़ सीमा पे कुछ ना कुछ होता रहता है। आप राष्ट्रपति की इस यात्रा से, चीनी राष्ट्रपति की यात्रा से कितने उत्साहित हैं? क्या आपको लगता है? देखिए, ये ज़रूरी है समझना कि राष्ट्रपति शी भारत के संदर्भ में आए हैं, उसका प्रसंग क्या है।
चीन एक बढ़ती हुई ताकत है और धीरे धीरे वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से टक्कर ले रहा है। और पिछले दिनों और पिछले सालों में हिंदुस्तान का जो रुख है वो बराबर रहा है कि हम जापान से भी संबंध बनाएं और हम अमेरिका के भी नज़दीक जाएं, यूरोप से भी हमारे रिश्ते अच्छे हों। तो जो हमारी सांप्रदायिक रिश्ते दूसरे देशों से जो रिश्ते रहे हैं, नज़दीकी पड़ोसी देशों से रहे हैं, उसके बाहर निकल के हमने भी अपनी एक वजूद बनाई है और अब दुनिया में बड़ी बड़ी शक्तियां हमारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो चीन इस नई हवा को देख रहा है और सवाल ये है कि अगर भारत बाकी शक्तियों के साथ तो मिल गया और चीन से उसकी दुश्मनी बनी रही तो चीन जिस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहता है उसमें ठेस पहुंचेगी और उनको ये लगता है कि जो शक्ति का संतुलन है जी वो उनके पक्ष में फिर नहीं रहेगा, क्योंकि वो तराजू की एक कमान कहीं ना कहीं बीच में हिंदुस्तान की पकड़ में है। तो उस शक्ति के संतुलन को अपने पक्ष में बनाने के लिए उन्होंने ये निश्चय किया है कि भारत के साथ उनके संबंध अब अच्छे होने चाहिए। या इसके अलावा व्यापारिक रिश्ते भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि हमने ये देखा है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब आसियान में और चीन के साथ अपना सहयोग बढ़ाने की बात करते थे तो वो कहते थे हमने अपने विवादित मुद्दे बैक बर्नर पर रख दिए हैं और हम पहले व्यापार की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं और उसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं। नहीं, देखिए, जब दो देशों में संबंध अच्छे न हों जी तो उसके दो तरीक़े हैं। एक तो आप संबंध बिल्कुल आगे बिल्कुल दरवाज़ा बंद रखिए और आगे एक कदम ही बढ़ने के लिए आप तैयार ना हों, जब तक कि वो जो आपके सामने मुख्य विषय है, जो मुद्दा है ज़बरदस्त, वो आप किसी न किसी तरीक़े से उसका हल हासिल ना हो जाए। एक तो ये तरीक़ा है जी। काफ़ी अरसे से हम उस तरीक़े पे चल रहे हैं, लेकिन अनुभव ये बताता है, इतिहास भी हमें ये बताता है कि जो सीमा के मुद्दे होते हैं वो इतनी आसानी से हल भी नहीं होते। एक बार हम ये तो ऐसा सीमा का मुद्दा है जिस पे कि हिंदुस्तान और चीन के बीच में युद्ध तक हो चुका है। लेकिन आपको लगता है कि इन हालात में जबकि रोज़ चीन कहीं ना कहीं सीमा पर अतिक्रमण कर रहा है और दूसरी तरफ हमारे साथ सहयोग की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, व्यापार की बात कर रहा है, तो हम किस पक्ष को ज़्यादा तरजीह दें? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आप चीन को भी ये मान के चलना चाहिए कि जब तक ये सीमा का मुद्दा सही नहीं हो जाता तो हिंदुस्तान के दिल से ये कांटा निकलेगा नहीं। जी। राष्ट्रपति शी मेरे ख्याल से एक ज़बरदस्त लक्ष्य लेके आए थे। उनका लक्ष्य मुझे ये लग रहा था बार बार कि जो 1962 के युद्ध के बाद उन्होंने भारत का विश्वास खो दिया था और आज अगर भारत को उनको अपने साथ लेके चलना है तो भारतीयों का और भारत का विश्वास उन्हें दोबारा हासिल करना पड़ेगा। तो अगर वो उसको हासिल करना चाहते हैं तो वो जो यहाँ वायदा करके गए कि अब ये हमारा संकल्प है, उन्होंने कहा डिटर्मिनेशन है कि हम हिंदुस्तान के साथ जो सीमावर्ती जितने दिक्कतें हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से उनका समाधान जल्दी से जल्दी निकाल लें। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया तो आगे वो कोशिश भी करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन गाड़ी बहुत आगे बढ़ने वाली नहीं है, ये मैं मान के चलता हूँ। लेकिन चीन जो इस वक्त इतना आतुर है भारत के साथ संबंध बढ़ाने के लिए, परिपक्व करने के लिए, उसकी वजह मैंने आपको समझाई कि वो शक्ति के संतुलन में अब भारत को अपने साथ लेके चलता है। तो आप क्या भविष्य देखते हैं भारत चीन संबंधों का आने वाले दिनों में? मैं ये सोचता हूँ कि एक तो जब प्रीमियर ली आए थे 1 साल
पहले, तो वो सबसे पहले उन्होंने भारत यात्रा की थी। जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद सबसे पहले भारत यात्रा की। ये एक संदेश है हमारे लिए कि वो रिश्ते वाकई अच्छे करना चाहते हैं, वरना इतनी प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं थी। और शी ने 4-5 बातें कही हैं जो उभर के नहीं आई हैं दूसरी बातचीत में, जो आपकी फॉर्मल टॉक्स हैं उनमें नहीं आई हैं। लेकिन जब उन्होंने डिप्लोमेट्स को और दूसरे लोगों को एक आपसी ढंग से एड्रेस किया तो उन्होंने 4-5 चीज़ें बहुत आगे बढ़ा के कहीं। भारत और चीन के पुराने संबंध, भारत की चीन को बौद्ध मत की देन, भारत की विश्व को योग का देन, भारत की आज की विकास यात्रा जिसको वो पहले तो उसको थोड़ा नीचे गिरा करके दिखाते थे हमें, अब वो कहते हैं कि हम तो बराबर कंधे से कंधे मिलकर के चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के सहयोग की मांग, ये नया रुख है। ये वो तो सब क्या पूर्व के इतिहास और अनुभव के आधार पर उस पर विश्वास किया जा सकता है? मैं ये सोचता हूँ, नहीं, विश्वास तो तभी आएगा जबकि सीमा संबंधी विषय थोड़े अपने रास्ते से हट जाएं। वो तो पूर्ण विश्वास की उपज तो तब तक होने वाली नहीं है। चीनियों को ये अच्छी तरह समझ भी लेना चाहिए, मेरे ख्याल से वो समझते भी हैं। और इसीलिए चलते चलते वो इशारा ज़रूर कर गए कि भाई ये लद्दाख में जो थोड़ी बहुत इतना तहलका हुआ, हलचल मची और मेरी यात्रा के दौरान ये हो गया, तो ये शांत होगा। अब वो शांति कितनी देर में आएगी ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब तक शी को ये अनुभव है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ये अनुभव है कि जब तक ये बिल्कुल हल नहीं होगा तब तक जिस तरीके से वो इन संबंधों को आगे ले जाना चाहते हैं उस तरफ विकास का क्षेत्र कम है। और उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए हम लोगों के रिश्तों को एकदम से एक पुश देने के लिए उसको अब हल करना पड़ेगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर वो उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि हमें हल करना है तो वो हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया लखनलाल मेहरोत्रा साहब स्टूडियो आने और इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी ब्रेक से लौटेंगे और आपको दिखाएंगे स्कॉटलैंड की जनता ने क्यों किया ब्रिटेन के साथ बने रहने का फैसला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सारा जहां और अब खबरें पश्चिम एशिया से। परमाणु मुद्दे पर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच वियना में 2 महीने बाद दोबारा बातचीत शुरू हो गई है। 26 सितंबर को शुरू हो रही संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से पहले शुरू हुई इस बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है। उधर बहरीन राजनीतिक सुधारों की मांग को लेकर राजधानी मनामा में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि बहरीन में लोकतांत्रिक सुधार तेज करने के साथ उसमें विपक्ष की भूमिका भी तय की जाए। अमेरिका ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट के आतंक का सामना करने के लिए उसके फौजी इराक नहीं जाएंगे। उधर रूस, ईरान, इराक और सीरिया ने कहा है कि ज़मीन पर उतरे बिना इस्लामिक स्टेट जैसे पेशेवर संगठन को ख़त्म कर पाना नामुमकिन है। ओबामा कह रहे हैं कि अमेरिकी फौजी वापस इराक नहीं जाएंगे, लेकिन इस्लामिक स्टेट को मिटाने का दावा भी कर रहे हैं। अमेरिका पिछले 31 अगस्त से इराक में हवाई हमले कर रहा है। तकरीबन 170 बार अमेरिकी विमानों ने बम बरसाए भी हैं, लेकिन ISIS को नुकसान पहुंचने की अभी तक कोई खबर नहीं है। I wouldn't call it Islamic state because it's neither Islamic, as President Obama rightly pointed out, nor a state. It's a terrorist organization. This group has been in existence for a long time. It has been supported. It has been provided for in terms of arms, money, finances by a good number of US allies in the region.
अगर रूस, सीरिया और ईरान अमेरिका की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। अमेरिका पश्चिम एशिया नीति हमेशा से हिंसा और विवादों की वजह रही है। सीरिया में 2010 से ही अमेरिका विद्रोहियों को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग देता आ रहा है। इन विद्रोहियों में अल नुसरा फ्रंट जैसे संगठन भी हैं, जिनके कई लड़ाके हथियारों समेत ISIS में शामिल हो गए। इतने पर भी ओबामा सीरिया में विद्रोहियों को और हथियार देने जा रहे हैं। I want to start off by saying thank you to House members, Republican and Democrat, who came together today to pass an important component on our strategy for dealing with this terrible terrorist organization known as ISIL. इतना ही नहीं, खुद ISIS का मुखिया इब्राहिम इब्ने अव्वाद अल समर्राई यानी अबू बकर अल बगदादी 2004 से इराक में अमेरिकी सेनाओं के कब्जे में था, लेकिन 2009 में उसे कैंप बका से रिहा कर दिया गया। जाहिर है अमेरिका या तो इतिहास से सबक नहीं सीखना चाहता या जानबूझकर पश्चिम एशिया के इतिहास में खूनी इबारतें लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब वो खबरें जो इस हफ्ते रहीं बेहद खास हमारे आसपास। भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। बांग्लादेश के विदेश मंत्री अबुल हसन महमूद अली तीसरी भारत बांग्लादेश संयुक्त वार्ता के सिलसिले में आए हुए हैं। महमूद अली ने इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बांग्लादेश यात्रा का न्योता भी दिया। इंडोनेशिया के जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी हुई है। तमाम मशक्क़त के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस आग से उठ रहे धुएं से न सिर्फ इंडोनेशिया बल्कि पड़ोसी मुल्क सिंगापुर में भी लोग परेशान हैं। ये नज़ारा है सिंगापुर का। पिछले कुछ दिनों से सिंगापुर धुंध की चपेट में है। सिंगापुर की राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी के मुताबिक हवा में धुंध की मात्रा बहुत ज्यादा है और प्रदूषक मानक सूचकांक यानी PSI सुबह के वक्त 133 तक पहुंच रहा है, जो सामान्य से करीब 80 पॉइंट ज्यादा है। I think the haze is still okay. It's not as bad as last year, but I think it will be worse, and I can feel like some of my friends are already sick because of the haze, like they have cough and sore throat. इंडोनेशिया के जंगल में अधिकारियों ने करीब 300 जगहों की पहचान की है जहां आग बेकाबू है। इससे पहले 1997-98 में भी ऐसी ही आग लगी थी। Pandang itu kita tidak mencukupi, masih di bawah minimal. Kita sebenarnya 1000 meter jarak pandang minimal yang diperbolehkan untuk mendarat. Artinya इंडोनेशियाई अधिकारियों का कहना है कि आग पर काबू करने के लिए करीब 600 कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन इसे बुझाने में कम से कम 15 दिन और लगेंगे। तब तक आसपास के इलाकों में धुएं और धुंध का प्रकोप जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आइए खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं बाकी दुनिया का हाल। स्कॉटलैंड की जनता ने ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बने रहने का फैसला किया है। इस मुद्दे पर हुए जनमत संग्रह में जनता ने आज़ादी की मांग को ठुकरा दिया। एक रिपोर्ट। The people of Scotland have spoken, and it is a clear result. They have kept our country of 4 nations together. स्कॉटिश जनता को 307 साल बाद आजादी का विकल्प मिला था, लेकिन जनता ने व्यापक आर्थिक हितों को आजाद मुल्क पर तरजीह दी। करीब 43 लाख वोटरों में से तकरीबन 36,23,000 वोटरों ने मतदान में हिस्सा लिया। वोटिंग में पूछा गया था कि उन्हें ब्रिटेन का हिस्सा बने रहना है या नहीं, मगर 20 लाख से ज्यादा वोटरों ने आजादी की मांग को नकारते हुए हाँ में जवाब दिया। दरअसल 14वीं सदी तक स्कॉटलैंड और इंग्लैंड अलग राज्य थे। 14वीं सदी में कई बार दोनों देशों के बीच जंग हुई। 1603 में दोनों राज्यों के बीच एक समझौते के तहत कुछ दिनों के लिए स्कॉटलैंड ब्रिटेन के साथ आया, लेकिन 1660 में एक बार फिर स्कॉटलैंड में राजशाही कायम हो गई। लेकिन 1707 में
दोनों देशों के बीच ट्रीटी ऑफ यूनियन हुई और दोनों देशों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन अस्तित्व में आया। वेल्स 1536 में ही ब्रिटेन का हिस्सा बन चुका था, जबकि 1801 में आयरलैंड ब्रिटेन में शामिल हुआ। हालांकि 1922 में आयरलैंड का एक बड़ा हिस्सा इससे अलग हो गया। स्कॉटलैंड में पिछले 2 साल से आजादी की मांग को लेकर जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा था। आजादी समर्थकों का कहना था कि ब्रिटेन में उनके हित सुरक्षित नहीं हैं। आजादी की मांग को व्यापक जन समर्थन मिला, लेकिन इस बीच आशंका जताई कि अलग देश बनने पर न सिर्फ स्कॉटलैंड यूरोपीय संघ की सदस्यता खो बैठेगा, बल्कि वहां कारोबार पर भी असर पड़ेगा। इस बीच RBS और लॉयड जैसे बैंकों ने स्कॉटलैंड से कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया। इस बीच बाकी बैंकों ने भी अपना काफी पैसा ब्रिटेन की तरफ ट्रांसफर किया। अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठे तो आजादी की मुखालफत करने वाले लोगों को मौका मिल गया। एक बड़ा तबका था जिसने वोट देने को लेकर मन नहीं बनाया था। ब्रिटिश सरकार के आश्वासन और अर्थव्यवस्था से जुड़े सवालों ने इस तबके को प्रभावित किया और आजाद मुल्क बनने का मौका स्कॉटलैंड के हाथ से निकल गया। ज़ैगम मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। उधर यूक्रेन को मुद्दा बनाकर अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन लगता है कि इन प्रतिबंधों की मार रूस से ज्यादा यूरोपीय देशों पर पड़ रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी आरोप लगाते रहे हैं कि यूक्रेन में विद्रोहियों के पीछे रूस है। रूस को काबू में करने के लिए अमेरिका ने अपने पुराने हथियार आर्थिक प्रतिबंधों का सहारा लिया। यूरोपीय संघ ने अमेरिका का समर्थन किया। अमेरिका ने दावा किया है कि इसके बाद रूस की आर्थिक विकास दर करीब 4.5% से घटकर 1% से भी कम रह गई है। लेकिन रूस ने अमेरिकी दबाव में झुकने से न सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि बदले की कार्रवाई करते हुए अमेरिकी और यूरोपीय सामान के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। यूरोप से हर साल रूस को करीब 24 करोड़ यूरो के फल और सब्जियां निर्यात होते हैं। प्रतिबंधों के ऐलान से पहले यूरोप के कुल सब्जी उत्पादन का 21% और फल उत्पादन का 28% रूस को निर्यात हो रहा था। अमेरिका और रूस पर प्रतिबंधों और जवाबी प्रतिबंधों का कोई खास असर नजर नहीं आ रहा, लेकिन यूरोप की अर्थव्यवस्था दबाव में है। खरीदार न मिलने की वजह से यूरोपीय फल, सब्जियां और दूध सड़ रहे हैं। नुकसान सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, पहले से ही दबाव में चल रही ग्रीस और स्पेन की अर्थव्यवस्था फिर बिखर सकती है। इधर यूरोपीय बैंक, गैस और तेल आयात कंपनियां घाटा उठा रही हैं। कई और कंपनियों को रूस से कारोबार समेटना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका की जिद में यूरोप क्यों आर्थिक नुकसान उठा रहा है। सवाल यह भी है कि यूक्रेन और सीरिया में जो हो रहा है वो कहीं शीत युद्ध की वापसी तो नहीं। ज़ैगम मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। और आइए अब देख लेते हैं इस हफ्ते की वो खबरें जिनका असर रहा दुनिया भर पर। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी नेता दिलावर हुसैन सैयदी की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में हत्या, बलात्कार और पाकिस्तानी सैनिकों की मदद का दोषी पाए जाने पर सैयदी को पिछले साल फरवरी में मौत की सजा सुनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण को लेकर समझौता हो गया है। इसके तहत ध्वस्त घर, स्कूल और अस्पताल दोबारा बनाए जाएंगे। पिछले दिनों इजरायली कार्यवाही में करीब 18,000 घर जमींदोज हो गए थे। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि ISIS की हरकतें मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। एक अमेरिकी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में रूहानी ने कहा कि लोगों के सिर काटने और शवों की दुर्गति करने वाले इंसान नहीं हो सकते। यूक्रेन की संसद ने देश के 2 पूर्वी इलाकों को विशेष क्षेत्र घोषित करते हुए उन्हें स्वशासन की अनुमति दे दी है। विद्रोह शांत करने के लिए राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने यह प्रस्ताव रखा था। हालांकि विद्रोहियों ने यूक्रेन के साथ बने रहने की संभावना से इनकार किया है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की होगी। संयुक्त राष्ट्र ने यहां 6,000 शांति सैनिक तैनात किए हैं। हिंसा से बेहाल इस अफ्रीकी देश में इससे पहले अफ्रीकन यूनियन के सैनिक तैनात थे। और आइए अब आपको बता दें आने वाले दिनों के उन आयोजनों के बारे में जिन पर रहेगी दुनिया भर की नजर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन 1980 से दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाता आ रहा है।
1 अक्टूबर को चीन अपना राष्ट्रीय दिवस मनाएगा। चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी और तब से ये समारोह मनाया जा रहा है। 1 अक्टूबर को नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस है। 1 अक्टूबर को ही साइप्रस भी अपनी आजादी का जश्न मनाएगा। दोनों देशों को 1960 में एक साथ इंग्लैंड की गुलामी से आजादी मिली थी। 3 अक्टूबर से जापान ग्रां प्री रेस शुरू हो रही है। 53 लैप के फॉर्मूला 1 सुजुका सर्किट पर फाइनल रेस 5 अक्टूबर को होगी। और अब बारी इस हफ्ते के चर्चित चेहरे की। ताइवान के राष्ट्रपति मा यिंग-जियो को इस साल की ईजनहोवर मेडेलियन के लिए चुना गया है। पूर्वी चीन सागर में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए मा यिंग-जियो को ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट ईजनहोवर के नाम पर 1968 में शुरू किया गया था और इससे पहले नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भी ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा चुका है। तो सारा जहां में आज बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इंचियोन एशियाड के उद्घाटन समारोह की झलकियों के साथ। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार। Oppan Gangnam Style.